हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें। और आपको यह कहानी अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो के कमेंट में जाकर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। राज, तुम माँ जी को समझाते क्यों नहीं हो? ठंडी बढ़ गई है, पलंग पर सोया करें। और उन्हें तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है, यूं उन्हें नीचे चटाई पर सोते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। आखिर किस बात की कमी है हमारे घर में? मैंने उन्हें कहा पलंग पर सोने के लिए, तो उन्होंने कहा बहू मेरी आदत है ऐसे सोने की। लैपटॉप पर काम करते हुए राज ने कहा, यार तुम माँ को बेकार के सवाल से परेशान मत किया करो। तुमको आए अभी महज 1 साल हुए हैं, लेकिन मैंने जब से होश संभाला है बचपन से आज तक उनको चटाई पर ही सोते देखा है। निधि ने कहा, लेकिन राज तुम समझ नहीं रहे हो। एक तो ठंडियाँ बढ़ गई हैं, ऊपर से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। उनकी अस्थमा की परेशानी भी बढ़ गई है। बाबूजी भी कुछ नहीं बोलते हैं। मुझे तो माँ बाबूजी का रिश्ता ही समझ नहीं आता। माँ जी कभी एक शब्द भी नहीं बोलती उनसे। अगर बाबूजी कुछ कहते भी हैं तो बिना किसी बातचीत उनका काम करके हट जाती हैं। जब माँ जी कुछ बोलती नहीं बाबूजी से तो उनके साथ कमरे में कैसे रहती हैं? मेरी समझ से तो बाहर है। निधि बोले जा रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने देखा कि उसकी ननद रेखा का व्हाट्सएप मैसेज है। उसने मोबाइल उठाकर मैसेज पढ़ा तो खुशी से उछल पड़ी। राज, कल रेखा दीदी और नेहा दीदी आ रही हैं। राज ने कहा, क्या सच में? फिर तो कल बहुत मज़ा आएगा। निधि की ससुराल में उसकी 2 शादीशुदा ननदें और सास ससुर थे। ननदों के साथ भी निधि की अच्छी बनती थी। निधि को अपना ससुराल अपने मायके से ज़्यादा पसंद था, क्योंकि यहाँ पर उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। सब उसको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि राज सबका लाडला था। खासकर निधि की सास संगीता जी की तो उसमें जान बसती थी। व्यवहार कुशल संगीता जी ने सबको प्यार के एक सूत्र में बांध रखा था। क्या बहू क्या बेटियां, सबको बराबर प्यार और अपनापन उनसे मिलता था। बिन माँ की बेटी निधि जब अपने ससुराल आई तो संगीता जी के रूप में उसे माँ मिल गई। लेकिन निधि को कुछ परेशान करता था तो वो संगीता जी का हमेशा जमीन पर चटाई बिछा कर सोना। अगले दिन सुबह सुबह निधि की ननदें घर आ गई और अपने माँ पापा से मिली। संगीता जी को देखकर रेखा ने कहा, माँ ये कैसी हालत बना रखी है आपने? आप अपनी दवाइयाँ तो ले रही हो ना? तभी राज ने आकर कहा, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तब नेहा ने कहा, क्यों रे राज, तू मेरी माँ का अच्छे से ख्याल क्यों नहीं रखता? वह बोला, मेरी माँ तुम्हारी माँ कब से हो गई है? माँ सिर्फ मेरी है। कहते हुए राज ने संगीता जी के गोद में अपना सिर रखते हुए कहा, माँ आप सिर्फ मेरी हो ना? बता दो नेहा दीदी को, देखो मुझे क्या कह रही है। तब संगीता जी ने राज के सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, कहने दे इनको जो भी कहना है, किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। तू सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ। और अब दोनों बहनें मेरे बेटे को परेशान करना बंद करो। नेहा ने कहा, बड़ा आया माँ का बेटा राजू। नेहा प्यार से राज को राजू बुलाती थी। तभी अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता है। राज ने फिर कहा, देखो माँ, फिर मुझे राजू कहा। नेहा ने फिर राज को चिढ़ाते हुए कहा, 1 बार नहीं 1000 बार कहूँगी तुझे राजू, क्योंकि तू है ये राजू। हर वक्त माँ के पास हमारी शिकायत लेकर जाता है और रोता रहता है। अब तब बड़ा हो जा। तब रेखा ने कहा, अरे अब बस भी करो तुम दोनों, जब देखो तब लड़ते रहते हो। वो देखो बच्चे और निधि भी हंस रहे हैं। भाई बहनों की मीठी नोकझोंक के बाद सबने साथ मिलकर चाय पानी नाश्ता किया। दोपहर में रेखा, नेहा और निधि एक साथ बैठकर बात कर रही थी। तभी निधि ने फिर वही बात कही, दीदी मैं चाहती हूँ कि इस बार आप लोग माँ को समझाइए कि वो अब चटाई पर न सोया करें।
कमरे में पलंग पर बाबूजी सोते हैं, लेकिन मैंने बहुत बार नोटिस किया है माँ जी बाबूजी के कहने पर भी पलंग पर नहीं सोती हैं। मैंने तो यह तक बोला कि दूसरा सिंगल बेड डाल देती हूँ, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। सिर्फ एक समय खाना खाती हैं। उनकी तबीयत भी अभी ठीक नहीं रहती। आप लोग ही देखो उनकी कैसी हालत हो गई है। कौन कहेगा कि उनकी उम्र सिर्फ अभी 50 साल की है। रेखा ने कहा, निधि यह बात मैंने जब से होश संभाला तब से समझा रही हूँ, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती हैं। राज तो कितनी बार जिद करके उनके साथ ही सो जाता था कि अगर आप नीचे सोएंगी तो मैं भी यहीं सोऊंगा, लेकिन उन्होंने राज को अपनी कसम दी कि आज के बाद वो कभी जिद ना करे, वरना माँ घर छोड़कर चली जाएगी। उसके बाद राज ने इस बात के डर से कुछ बोलना ही छोड़ दिया। तभी राज ने कहा, अरे वाह, तीनों देवियाँ एक साथ पार्टी हो रही है, तो ये रहे गर्मा गर्म समोसे और जलेबियाँ। यह आवाज़ आई, राज, रेखा, यहाँ जल्दी आओ, देखो तुम्हारी माँ को क्या हो रहा है। राज के हाथ से समोसे और जलेबियाँ जमीन पर गिर गए। वो भागता हुआ माँ के कमरे की तरफ तेजी से जाकर देखा तो उनकी माँ जमीन पर तड़प रही हैं, लेकिन उसके बाबूजी को उन्हें छूने से मना कर रही हैं। उसने देखा उनकी दवाई भी खत्म हो गई है। गोद में अपनी माँ का सिर लिए राज गुस्से में चिल्लाया, निधि, माँ की दवाइयाँ कहाँ हैं? जल्दी लाओ। निधि ने देखा तो दवाइयाँ उसे घर में कहीं नहीं मिल रही थी। सारी शीशी खाली थी। राज ने अपनी माँ को गोद में उठाया और कार में बैठाकर अस्पताल ले गया। उसने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कार से निकालकर अपनी गोद में ही उठाया था कि संगीता जी ने कहा, बेटा, मुझसे एक वादा कर। वह बोला, एक नहीं माँ, मैं आपसे 1000 वादे करूँगा भी और निभाऊंगा भी, बस आप एक बार ठीक हो जाओ। कहते हुए उसने अपनी माँ को स्ट्रेचर पर सुलाया तो संगीता जी ने राज का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, बेटा, मैं चाहती हूँ तेरे पापा मेरे पार्थिव शरीर को हाथ न लगाएं, ना ही मुझे मुखाग्नि दें और मेरी चटाई के। संगीता जी की बात सुनते ही वहाँ मौजूद रेखा, नेहा, राज सबके सब अपने पापा की तरफ आश्चर्य से देखने लगे तो उन्होंने अपनी नजरें झुका ली। अपनी बात आधी कहते ही संगीता जी की हाथों की पकड़ ढीली हो गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और संगीता जी की बात अधूरी ही रह गई। राज का रो रो कर बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ ने उससे यह बात क्यों कही। यह सोचते सोचते वह उनके कमरे में आकर उनकी चटाई पर बैठ गया। उसने चटाई उठाई और सीने से लगाकर रोते हुए कहा, माँ, आओ ना, माँ, एक बार अपने बेटे के लिए। तभी उसका हाथ छोटी छोटी डायरियों पर गया जो काफ़ी पुरानी लग रही थी। उसने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए। उन डायरियों के बीच उसे एक चिट्ठी मिली। उसे ढूंढते हुए नेहा, रेखा और निधि कमरे में आई तो देखा राज शांति से बैठा है। नेहा ने कहा, उठ जा राज, तुझे अभी मजबूत होना है, चल बाहर सब बुला रहे हैं। राज ने अपने आंसू पोंछते हुए और बाहर गया और देखा तो उसके पापा उसके माँ के पार्थिव शरीर के पास बैठे हुए हैं। उसने तुरंत सबके बीच अपने पापा का हाथ पकड़ा और उनको कमरे में ले आया। आज उसकी आंखों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत था। उसने अपने पापा से कहा, चुपचाप आप इस कमरे में बैठिएगा और मेरी माँ को छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना आपका सच आज मैं पूरे समाज के सामने सबको बता दूंगा। लेकिन यह सब करके मैं अपनी माँ के आखिरी सफ़र में कोई तमाशा नहीं करना चाहता। मुझे समझ आ गया है कि माँ मुझसे क्या और क्यों कहना चाहती थी। इसीलिए अब आपकी भलाई इसी में है कि आप यहीं रहिए
राज के पापा ने कहा, और बाहर सब मेरे बारे में पूछेंगे तब क्या कहेगा। राज ने गुस्से में उनको घूरते हुए कहा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो मैं देख लूँगा। संगीता जी को जब मुखाग्नि देने की बारी आई तो राज ने कहा, रेखा दीदी, माँ को आप मुखाग्नि दोगी, चलिए और माँ की इच्छा को पूरा कीजिए। तो रेखा राज की तरफ आश्चर्यचकित होकर ध्यान से देखने लगी। उसने कहा, क्या कह रहा है तू? ये अधिकार तो तेरा है, मैं कैसे कर सकती हूँ? ये अधिकार तो बेटों का होता है। तब राज रेखा को सबके बीच से एक किनारे लेकर आया और उसने डायरी के बीच मिली चिट्ठी रेखा को देते हुए कहा, लो दीदी, पढ़ लो, माँ की चटाई करा जो हम सब बचपन से जानना चाहते थे। पत्र में लिखा था, मेरे प्रिय बेटे राज, तुझे आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो एक ऐसा सच है जिसे हम दोनों कितना भी चाहें झुठला नहीं सकते। राज बेटा, तेरी एक नहीं 2 माँ हैं, एक जिसने तुझे जन्म दिया और दूसरी मैं जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तू हमेशा मेरा ही बेटा रहेगा, वो भी सबसे प्यारा। तुझे जब मैंने पहली बार गोद में उठाया था तब तो तू सिर्फ 3 माह का था, रेखा 2.5 साल की और नेहा सिर्फ 1 साल की थी। तब मैंने तुझे अपने सीने से लगाया था, तुझे अपना दूध पिलाया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तेरे पिता से है, क्योंकि उन्होंने ना ही एक अच्छे पिता होने का फर्ज निभाया और ना ही पति होने का। उन्हें एक बेटा चाहिए था जो उनकी संपत्ति का मालिक हो, बुढ़ापे में उनका सहारा बने। उनकी नज़र में जो काम बेटे कर सकते हैं वो बेटियां कभी नहीं कर सकती। बेटा बेटी के इसी भेदभाव को मिटाने के लिए मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मुखाग्नि रेखा दे। बेटा जरूरी नहीं हर पति पत्नी के बीच तलाक होने पर ही रिश्ते टूटे। मैंने अपने तन मन से तेरे पिता का त्याग बहुत पहले ही कर दिया था, लेकिन बच्चों की खातिर सामाजिक रिश्ता निभा रही थी। बेटा, इन बातों का मतलब यह नहीं है कि तेरे लिए मेरे दिल में जगह नहीं है। तू तो कल भी मेरा बेटा था और हमेशा रहेगा। तेरी माँ संगीता। राज ने रोते हुए, दीदी, माँ चाहती थी कि उनको मुखाग्नि आप दो ताकि समाज में एक मिसाल कायम हो और लोग बेटियों की माँ को कमज़ोर न समझें और न ही पुत्र की चाह में उनके साथ कोई धोखा हो। राज के दबाव डालने पर रेखा ने अपनी माँ को मुखाग्नि दी। 13वीं के दिन राज अपनी माँ के तस्वीर के सामने खड़ा हुआ था और उसने कहा, माँ, मैंने आपकी इच्छा पूरी की, लेकिन अब आपकी बारी है। हर जन्म में आप ही मेरी माँ के हर रूप में रहना। और कहकर फपक फपक कर रो पड़ा। तभी निधि ने उसे संभाला और पूछा, राज, क्या बात है जो तुमको इतना परेशान कर रही है? तुम क्या छिपा रहे हो और तुम बाबूजी से क्यों नहीं बात कर रहे? तब राज ने निधि के आगे वो डायरी बढ़ा दी जिसमें लिखा था, 2 बेटियों का पिता होने के बाद सुरेश, निधि के ससुर, का व्यवहार संगीता जी के प्रति एकदम क्रूर हो गया था। बेटे की चाह में उन्होंने अपनी प्रेमिका से नाजायज संबंध रखे थे और जब बेटे का जन्म हो गया तो संगीता जी के सामने शर्त रखी थी कि या तो वो उनकी प्रेमिका से शादी करे और बेटी को स्वीकार करे, नहीं तो उनका घर छोड़कर चली जाए। अनाथ संगीता जी के पास मायके में से कोई भी नहीं था जो वो कहीं जा सके। बेटियों के अच्छे भविष्य के लिए उन्होंने अपनी सौतन के साथ रहना स्वीकार कर लिया। लेकिन उस दिन उन्होंने सुरेश जी से कहा, बेटियों के भविष्य के लिए मेरा आपके साथ रहना मजबूरी है। लेकिन आज के बाद हमारे बीच पति पत्नी के सारे संबंध खत्म। उस दिन से संगीता जी ने चटाई पर सोना शुरू कर दिया और सुरेश जी का भी त्याग कर दिया था। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। शादी के मंडप में आने से पहले ही उन दोनों का भयंकर रोड एक्सीडेंट हुआ और सुरेश जी की प्रेमिका का देहांत हो गया। 3 महीने के राज को
जब संगीता जी ने देखा तो देखती ही रह गई। सुरेश जी का सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ था और सुरेश जी को लगा शायद अब इसके बाद संगीता जी का व्यवहार बदल जाए, लेकिन संगीता जी जैसे के तैसे अपने वादे पर कायम रहीं। लेकिन राज के लिए उनके दिल में अपार ममता थी। उन्होंने तीनों बच्चों में से कभी कोई फर्क नहीं किया, बल्कि राज को अपनी बेटियों से ज़्यादा ही प्यार दिया। डायरी में अपनी सौतन को अपने सामने देखने का दर्द, पति की बेवफाई और उनके ऊपर किए एक एक जुल्म की दास्तां लिखी थी कि कैसे सुरेश जी ने अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने उसके साथ साथ उनकी बेटियों को भी 2 दिन घर में कैद रखा था और खाना खाने तक के लिए नहीं दिए थे। 1 साल की नेहा को संगीता जी अपना दूध भी नहीं पिला पा रही थी। भूख से बेटियां रो रही थी, जिसे देखकर भी सुरेश जी का दिल नहीं पसीजता था। आखिर में हार कर संगीता जी ने बात मान ली। डायरी पढ़ते पढ़ते निधि की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दरवाजे पर खड़ी रेखा और नेहा को भी अब सच पता चल चुका था। राज ने कहा, निधि मैं कितना अभागा हूँ जो मैंने मेरी माँ के कोख से जन्म नहीं लिया। मेरी वजह से मेरी माँ और बहनों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। अब मुझे समझ आया क्यों पैसा होते हुए भी मुझे प्राइवेट इंग्लिश स्कूल और दोनों दीदी को पापा सरकारी स्कूल भेजते थे। यह सच जानकर कि मैं उनका भाई नहीं हूँ, मेरी वजह से ही उन लोगों की और माँ की ज़िंदगी खराब हुई है। उनको मुझसे नफरत होने लगेगी। किस मुंह से मैं उनका सामना करूंगा। तब दरवाजे पर खड़ी रेखा ने कहा, जैसे बचपन से करता आ रहा है। तब नेहा ने कहा, राज तू अभी भी बुद्धू ही है। हम कल जैसे थे एक दूसरे के साथ वैसे ही आने वाले कल में भी रहेंगे। इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, तो हम तुझे सजा क्यों देंगे या नफरत क्यों करेंगे। और माँ ने भी तो डायरी में लिखा है ना कि तुम दोनों तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ हर मुश्किल में खड़े रहना। हम जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। तू अपने दिल से किसी भी तरह का बोझ निकाल दे। राज बोला, सच दीदी। नेहा बोली, हमने अपनी माँ को खो दी है, अब अपना भाई नहीं खोना चाहते हैं। और तीनों भाई बहन एक दूसरे से गले लगकर आज खूब रोए। तभी सुरेश जी आए और उन्होंने कहा, देखा तू बेकार की चिंता कर रहा था। ये लोग तुझे छोड़ने की सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हर लड़की को अपना मायका जो प्यारा है। कोई लड़की अपना मायका नहीं छोड़ सकती है, वरना समाज और ससुराल उनको ही ताने देगा। तब रेखा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है पापा, हम मायका छोड़ सकते हैं लेकिन अपना भाई नहीं। इसीलिए हम दोनों भी आज से ही आपको छोड़ रहे हैं। तब राज ने कहा, दीदी दोनों नहीं तीनों, मुझे इनकी प्रॉपर्टी और पैसा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आज ही इनका घर छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं उस शख्स के साथ एक छत के नीचे एक पल भी नहीं रह सकता जिसने मेरी माँ को इतना तकलीफ दिया। और सभी बच्चों उनको छोड़कर चले गए। सुरेश जी दूर खड़े बच्चों को जाते हुए देखते रह गए। आज उनके पास उनका घर और पैसा उनके साथ रह गया, जिसका उनको पूरी उम्र घमंड था। उनके पास आज पश्चाताप के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। आज निधि को अपनी सास के दर्द का एहसास भली भांति हो रहा था। उनके दर्द को सोच सोच कर उसके आंखों से आंसू निकल आते थे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आपको यह कहानी अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करें।